हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हाल ही में आपको अवगत कराया गया था कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में अभिजय बैच का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष हो चुका है और ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि अभिजय बैच में किस प्रकार से आपको अपने बेनिफिट्स कैलकुलेट करके चलने हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभिजय बैच में जो आधुनिक भारतीय इतिहास का अध्ययन और अध्यापन आपका प्रारंभ हुआ है उसमें वैल्यूज क्या है इन एवरी सिस्टमेटिक भी आपके सामने आएंगी, यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो भी टॉपिक हैं उस सीक्वेंस में आपके सामने आएंगे। एक कक्षा का प्रस्तुतिकरण ऑलरेडी आपके सामने हो चुका है और उस कक्षा के माध्यम से आपको अवगत करा दिया गया है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में आप लोगों की शुरुआती कैलकुलेशन क्या होगी। और उस कक्षा में हमने हाईलाइट किया है कि यूरोपियन व्यापारिक वर्ग जिनका भारत में आगमन हुआ उसके पीछे रेस्पेक्टिव रीजन्स आप किस प्रकार से कैलकुलेट करके चलोगे। और हल्की सी कैलकुलेशन हमने की थी पुर्तगालियों की, और वास्को डी गामा को पुर्तगालियों की ओर से हमने क्या है भारतीय मानचित्र पर ला करके खड़ा कर दिया था। आज की चर्चा वास्को डी गामा को आधार बना के हम लोग करेंगे और शुरुआती दौर में आज की चर्चा में हमको ये कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा कि वास्को डी गामा का भारत में आर्थिक व्यवहार किस प्रकार का रहा और हमको वास्को डी गामा की ओर से पुर्तगाल की सरकार को कुछ ठोस संदेश भी क्या है दे करके चलने होंगे। कहानी किस प्रकार से आएगी उसके लिए हमको क्या है ड्राफ्टिंग बनानी पड़ेगी और जो हमारी ड्राफ्टिंग होगी उन्हीं के थ्रू क्या है हम अपने आप को क्या आगे बढ़ाते रहेंगे। मामला देखिए क्या रहेगा। आप लोग जान पा रहे होंगे कि 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत पहुंच जाता है। लास्ट क्लास में हमने आपको बता दिया था कि वास्को डी गामा के भारत आगमन के समय उत्तर भारत में जो शासन आपको दिखाना है लोधी वंश का आपको दिखाना है और लोधी वंश के राजनीतिक प्रभाव के आलोक में जो मुख्य चरित्र आपको कैलकुलेट करना था सिकंदर लोधी का रेफरेंस आप लेकर के चलेंगे। जब सवाल पनपेगा तो अच्छा सवाल पनपेगा। कहानी आखिर है क्या। तो अगर कहानी को आप लोग यहाँ पे बनाने की बात करोगे तो हल्का सा आपको क्या है ये भारतीय मानचित्र का रेफरेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा। बहुत प्यार से मेरी बातों को समझना। हल्का सा क्या है ये भारतीय मानचित्र का रेफरेंस आपको ये इस तरीके से लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, जब आप भारतीय मानचित्र का रेफरेंस लेकर के चलेंगे तो यहाँ आप क्या बनाएंगे हिंद महासागर बनाएंगे। यहाँ पे आप लोग क्या बनाएंगे इंडियन ओशन बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर आप लोग क्या बनाएंगे हिंद महासागर आप बनाएंगे। और यहाँ पर आप क्या बनाएंगे अरब सागर आप बनाएंगे, यानी कि आप क्या बनाएंगे अरेबियन सी आप बनाएंगे। क्या बनाएंगे अरेबियन सी आप बनाएंगे। ठीक है, अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करने की बात करोगे कि मामला चाहे किसका हो अरब सागर का हो या मामला चाहे किसका हो हिंद महासागर का हो, तो यहाँ पर एक वैल्यू को आपको थोड़ा प्रमोट करके चलना पड़ेगा। और जिस वैल्यू को आप प्रमोट करके चलेंगे तो आप ये कहेंगे यहाँ पर जो है अरब व्यापारियों का, यहाँ पर क्या रहेगा अरब व्यापारियों का व्यापारिक एकाधिकार था। अरब व्यापारियों का व्यापारिक एकाधिकार था। ठीक है, और इसे आप कह पाएंगे कि इन दोनों को मर्ज करके आप कह पाएंगे क्या कि ये जो है ये आप कहेंगे कि भारत की सामुद्रिक सीमा है। भारत की सामुद्रिक सीमा है, यानी कि कुल मिलाकर के समझ में आता है कि उस समय भारत की सामुद्रिक सीमा में अरब के व्यापारियों का व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था। यानी कि भारत की सामुद्रिक सीमा का व्यापारिक प्रयोग अरब के व्यापारियों के अलावा कोई और नहीं कर पा रहा था। अब यहां से समय आप देखो कि अगर आप यहां पर ये जो आपका मालाबार कोस्ट है ये क्या बनेगा आपका, ये आपका मालाबार कोस्ट बनेगा। मालाबार कोस्ट पर जो आप कालीकट बंदरगाह दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं मालाबार कोस्ट पर जो आप कालीकट बंदरगाह दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं। और कालीकट बंदरगाह जो है यहां से आप कालीकट के शासक को आप हाईलाइट करके चलेंगे। यहां पर जो कालीकट का शासक आपको मिलेगा तो कालीकट का शासक आपको कौन मिलेगा जमोरिन। कौन मिलेंगे जमोरिन मिलेंगे। कौन मिलेंगे जमोरिन आपको दिखाई पड़ेंगे।
और ये बताया गया कि कालीकट के शासक जो आपके जामोरिन हैं, ये क्या करते हैं, ये वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। ये वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। अब देखो, अगर ये जानकारी आपके सामने आती है कि ये वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जामोरिन भारतीय क्षेत्रों में, यानी कि जामोरिन भारतीय क्षेत्रों में वास्को डी गामा को मसालों का व्यापार करने का अधिकार दे देते हैं। अगर ये जानकारी आपके सामने इस रूप में आती है कि जैसे ही वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे हैं और कालीकट बंदरगाह के शासक जो आपको जामोरिन महोदय दिखाई पड़ रहे हैं, तो अगर ये जानकारी किताबों के माध्यम से आपके सामने इस रूप में आती है कि जामोरिन जो कालीकट के शासक हैं वो वास्को डी गामा का भव्य स्वागत करके चल रहे हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि वास्को डी गामा को जामोरिन की ओर से क्या है, अपना राजनीतिक संरक्षण यानी कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज अवेलेबल कराया गया। और जामोरिन की ओर से वास्को डी गामा को यह सिखाया गया कि भाई देखो, ऐसा है कि आप भारत में व्यापार करो, मसालों का व्यापार करो, और राजनीतिक तौर पर हम आपकी सहायता करने का कार्य करेंगे। इसमें कोई समस्या या इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से आपकी परीक्षाओं में सवाल क्या पनपता है, यहां से आपके परीक्षाओं में सवाल यह पनपता है कि जामोरिन जो है वास्को डी गामा के संदर्भ में एक बहुत ही फ्लेक्सिबल एटीट्यूड अपनाए हुए हैं। जामोरिन जो है वो वास्को डी गामा को सुविधाएं देने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात देखो कि वास्को डी गामा अपनी व्यापारिक गतिविधियां कहां पर लेकर के आ रहे हैं, इस बात को समझो। तो वास्को डी गामा जो है अपनी व्यापारिक गतिविधियां कहां पे लेकर के आ रहे हैं, ये तो आपका मालाबार कोस्ट हुआ ना, ये क्या हुआ आपका, ये तो आपका मालाबार कोस्ट हुआ। और अगर ये आपका मालाबार कोस्ट यहां पे बन के आता है, तो मालाबार कोस्ट का मतलब क्या है कि यहां पे तो जो अरब व्यापारी हैं उनका व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ है, यहां पर तो अरब व्यापारी हैं उनका व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ है। तो यहां से कई बार एक क्वेश्चन आपके सामने ये रखा जाता है, क्वेश्चन की डिमांड ये रहती है कि वास्को डी गामा के संदर्भ में, वास्को डी गामा के कॉन्टेक्स्ट में या वास्को डी गामा के संदर्भ में, वास्को डी गामा के संदर्भ में जामोरिन के उदारवादी व्यवहार का, जामोरिन के उदारवादी व्यवहार का विरोध किसने किया, विरोध किसने किया। ये क्वेश्चन कई बार क्या है आपके एग्जामिनेशन में पुटअप किया जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पुटअप किया जाएगा तो आपका आंसर किस ओर आ जाना चाहिए, अरब के व्यापारियों की ओर आ जाना चाहिए, क्योंकि कहानी एकदम बिल्कुल क्या है, स्पष्ट है। जिन क्षेत्रों में वास्को डी गामा जामोरिन के राजनीतिक संरक्षण का फायदा उठाते हुए अपने आर्थिक व्यवहार को लाने का कार्य करेगा, उन क्षेत्रों में जो व्यापारिक एकाधिकार उस समय बना हुआ था वो अरब के व्यापारियों का बना हुआ था। यानी कि भारत की सामुद्रिक सीमाओं को जो व्यापारिक प्रयोग है वो केवल कौन कर सकते थे, वो तो भाई अरब के व्यापारी ही कर सकते थे। लेकिन जामोरिन जो है ये उदारवादी व्यवहार अपनाता है किसके प्रति, वास्को डी गामा के प्रति। तो यहां से आपका क्वेश्चन जनरेट हो जाता है, और ये क्वेश्चन आपका जनरेट कैसे होगा, इसी प्रकार से होगा कि जामोरिन के उदारवादी व्यवहार का विरोध किसने किया। तो ये क्वेश्चन वैसे भी कई बार आप जान पा रहे होंगे कि आया हुआ है आपके एग्जामिनेशन में, तो आप इसको कैलकुलेट करके चलेंगे कि भैया अरब के व्यापारियों ने इस बात का क्या है काफी ज्यादा विरोध उस समय किया था। तो एक कैलकुलेशन तो फिलहाल आपको यह करनी थी। अब देखिएगा एक नई कैलकुलेशन आपको क्या है यहां पर और करनी है। आप लोग अभिजय बैच के साथ अपना जुड़ाव करेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में वेरी इफेक्टिव कैलकुलेशंस आपके समक्ष आने लगी हैं, ठीक है। और ये एक आपकी मेजरमेंट डिमांड भी रही थी जिसको हमने एक्सेप्ट करने का कार्य किया है। अब सब कुछ आप ही के हाथों में है कि व्यवस्थाओं को आप कितना आगे लेकर के जाते हैं, ठीक है। हम इतना ही कहेंगे, इससे ज्यादा हम और क्या कह सकते हैं, है ना। अब देखिएगा यहां पे क्या बनाओ, यहां पे बना हुआ पुर्तगाल। ये क्या बनाया आपने, पुर्तगाल आपने बनाया। पुर्तगाल से किसको उठाओ, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा
वास्को डी गामा कहां आए हैं? वास्को डी गामा कहां पर आए हैं? तो वास्को डी गामा कहां पर आए हैं जी? वो भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, मालाबार कोस्ट में। अब मेरी बातों को समझना, जो मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं, देखेगा। वास्को डी गामा भारत में जब आ रहे हैं, ये आने वाला सीक्वेंस हो गया। वास्को डी गामा जब भारत में आ रहे हैं तो ये क्या हुआ? आने वाला सीक्वेंस हो गया। तो आने वाले सीक्वेंस को आप क्या मान के चलेंगे? खर्चा नंबर 1, यानी कि एक्सपेंडिचर नंबर 1। ये खर्चा नंबर 1 हो गया। यहां पर भारत में वो क्या करेंगे? वो मसालों को परचेस करेंगे, यानी कि मसालों को खरीदेंगे, या मसालों को खरीदा गया। आप ऐसा कह सकते हैं कि मसालों को खरीदा गया, मसालों को खरीदा गया। तो भाई अगर मसालों को खरीदा गया तो खर्चा हुआ होगा, तो इसको आप क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर नंबर 2 कहेंगे, यानी कि खर्चा नंबर 2 कहेंगे। अब भारत में आए हैं तो खर्चा नंबर 1 हो गया। भारत में मसालों को खरीदा तो खर्चा नंबर 2 हो गया। और जब वो वापस भारत से कहां जाएंगे? पुर्तगाल की ओर जाएंगे। और जब वो वापस भारत से कहां जाएंगे? पुर्तगाल की ओर जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा? आपका खर्चा नंबर 3 होगा, यानी कि एक्सपेंडिचर नंबर 3 होगा। एक्सपेंडिचर नंबर 3 होगा। अब देखो, यहां से जो मसाले खरीदे हैं, है ना, एक कंडीशन बनाते हैं, जब इन मसालों को यूरोपियन बाजारों में बेचा गया, सेल आउट किया गया, बेचा गया, ये कंडीशन हमने बनाई, है ना। तो देखिए खर्चा क्या है? खर्चा ये है कि हम बनाएंगे यहां पर ग्राउंड ऑफ प्रॉफिट। तो ग्राउंड ऑफ प्रॉफिट क्या बनेगा? कितना लाभ उन्हें हुआ। ग्राउंड ऑफ प्रॉफिट क्या बनेगा? कितना लाभ उन्हें हुआ। तो लाभ को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ये कहेंगे कि एक्सपेंडिचर नंबर 1 जो भारत आने में खर्च हुआ, एक्सपेंडिचर नंबर 2 जो भारत में मसाले खरीदने में खर्च हुआ, और एक्सपेंडिचर नंबर 3 जो भारत से वापस जाने में क्या हुआ? खर्च हुआ। इसका 60 गुना, इसका क्या है? 60 गुना वो क्या बनता है? लाभ बनता है। सोचो कि यूरोपियन मार्केट्स में उस समय बाजारों की कितनी बड़ी डिमांड थी। यानी कि इससे अच्छा तरीका हमको लगता नहीं है। हमको ये तरीका अच्छा लगता है, इस नाते हमने आपके सामने इसका प्रेजेंटेशन कर दिया है कि अगर आप वास्को डी गामा के व्यवहार को कुछ अलग ही तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये तरीका अच्छा हो सकता है। यात्रा में आने का खर्च, भारत में मसालों को खरीदने का खर्च, वापस जाने का खर्च, तीनों को मिला दो, 60 से गुणा कर दो। ये क्या बनेगा? ये बनेगा वास्को डी गामा का प्रॉपर क्या बनेगा? ग्राउंड ऑफ प्रॉफिट। यानी कि वास्को डी गामा ने एक अच्छा लाभ उस समय क्या कमाया। और यही जो आपका ग्राउंड ऑफ प्रॉफिट है, यही क्या है? यही पुर्तगाल की सरकार, यही पुर्तगाल की सरकार के मन में, पुर्तगाल की सरकार के मन में, यही पुर्तगाल की सरकार के मन में, अब आप ये कहेंगे, यही पुर्तगाल की सरकार के मन में व्यापारिक रुचि पैदा करेगा, व्यापारिक रुचि पैदा करेगा, व्यापारिक रुचि पैदा करेगा, व्यापारिक रुचि पैदा करेगा। और अगर व्यापारिक रुचि पैदा हुई है तो फिर अब आपको यह बात कहने का मौका मिलेगा, अब पुर्तगाल की ओर से, अब पुर्तगाल की ओर से, अब पुर्तगाल की ओर से, अब पुर्तगाल की ओर से अन्य पुर्तगाली भी, अब पुर्तगाल की ओर से अन्य पुर्तगाली भी, अन्य पुर्तगाली भी भारत आने लगे, अन्य पुर्तगाली भी भारत आने लगे, अन्य पुर्तगाली भी भारत आने लगे, अन्य पुर्तगाली भी क्या है? भारत आने लगे। तो ये वास्को डी गामा का व्यवहार तो आपको बहुत ही प्यार के साथ यहां पर क्या कैलकुलेट करके चलना ही पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एक इफेक्टिव ड्राफ्टिंग हमने आपके सामने बनाया है और ये खर्चे आपको इस प्रकार से कैलकुलेट करने हैं। यात्रा में आने का खर्च, भारत में मसालों को खरीदने का खर्च और वापस जाने का खर्च।
और कंडीशन बनाएंगे पहले आप कि जब इन मसालों को यूरोपियन बाजारों में सेल आउट किया गया तो वास्को डी गामा का ग्राउंड ऑफ प्रॉफिट क्या कहता है। तो वास्को डी गामा ने जो भी खर्चा किया साथियों, उस खर्चे से 60 गुना अधिक क्या है, वो प्रॉफिट गेन करता है। और अगर उस खर्चे से 60 गुना अधिक वो क्या है, प्रॉफिट गेन करने की बात करता है, तो फिर तो हमको कहने का मौका मिल गया कि यही पुर्तगाल की सरकार के मन में व्यापारिक रुचि पैदा करेगा। और अब क्या है, जो आपके पुर्तगीज हैं यानी कि जो आपके पुर्तगाली हैं, वो भारत में क्या है, लगातार आने लगेंगे, लगातार आने लगेंगे। अब देखिए आगे का डिस्कशन कैसा होगा। आइए चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बता आप लोग अब जुड़ जाओ, व्यवस्थित हो जाओ, अनुशासित हो जाओ, ठीक है ना। परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सूर्यकिरण बैच आपकी लगातार सहायता कर रहा है, ठीक है, वो चलता रहेगा, ठीक है। अभी उसमें क्या थ्योरीज वाली क्लास चल रही है, आने वाले समय में उसमें क्या होने लगेंगे, क्वेश्चंस आने लगेंगे आपके सामने। लेकिन पहले आपको थ्योरी को वाइंड अप करना पड़ेगा, अपने पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी आपकी थ्योरी है उसको पहले वाइंड अप करना पड़ेगा। यही काम आपको यहां भी करना है, ठीक है। यहां भी पहले आप अपनी थ्योरी को वाइंड अप करेंगे, उसके बाद में जो आपका क्वेश्चंस है उनका जो डिस्कशन है आपके सामने क्या आने लगेगा। अब देखिएगा, अब हमें दो कैलकुलेशन करनी है। एक कैलकुलेशन आपकी कहां जाएगी, 1500 एडी में जाएगी। 1500 एडी में एक कैलकुलेशन आपकी जाएगी और एक कैलकुलेशन आपकी कहां जाएगी, तो सेकंड वाली जो कैलकुलेशन है वो कहां जाएगी, 1502 एडी में जाएगी। कहां जाएगी, 1502 एडी में जाएगी। 1502 ईस्वी में ये कैलकुलेशन आपकी जाएगी। ओके, साथ ही साथ आप ये भी कहेंगे कि ये जो कैलकुलेशन आप दिखा रहे हैं, इन कैलकुलेशंस का आपको लेकर के क्या चलना पड़ेगा, एक कंबाइन क्या है, कंबाइन इंपैक्ट आपको दिखाना पड़ेगा। कंबाइन इंपैक्ट आपको यहां पर क्या दिखाना पड़ेगा, कंबाइन इंपैक्ट यानी कि सामूहिक प्रभाव, है ना। इन दोनों को मर्ज करके आप क्या लेकर के चलेंगे, साथ ही साथ एक सामूहिक प्रभाव यानी कि कंबाइन इंपैक्ट भी आप लेकर चलेंगे। और जो आपका कंबाइन इंपैक्ट होगा उसको भी आप दो तरीके से लेकर चलेंगे, 1503 एडी और 1505 एडी। 1505 एडी, 1503 ईस्वी और 1505 ईस्वी, ठीक है। अब यहां पे आपको कैलकुलेशन क्या स्टार्ट करना है, देखिए 1500 का जो मामला रहेगा वो मामला रहेगा किसका, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल का। वो मामला किसका रहेगा, वो मामला रहेगा पेड्रो अल्वारेज कैब्राल का। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ओके, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। लैंग्वेज क्या बनाएंगे, दूसरे पुर्तगाली जिनका भारत में आगमन हुआ, जिनका भारत में आगमन हुआ, दूसरे पुर्तगाली जिनका भारत में क्या है, आगमन हुआ। तो यहां पर जो आपके पेड्रो अल्वारेज कैब्राल रहेंगे, इनका आगमन 1500 ईस्वी में होता है। लेकिन लैंग्वेज प्रॉपर आप क्या बना के चलेंगे कि दूसरे पुर्तगाली हैं जिनका भारत में क्या हुआ, तो उस समय आगमन हुआ था। डन। 1502 के साथ आप अगेन किसको जोड़ेंगे, अगेन आप किसका जुड़ाव करेंगे, वास्को डी गामा का जुड़ाव करेंगे। किसका जुड़ाव करेंगे, वास्को डी गामा का आप जुड़ाव करेंगे, वास्को डी गामा, ओके। और वास्को डी गामा के बारे में यहां पे लैंग्वेज क्या बनाएंगे कि वास्को डी गामा का भारत में द्वितीय आगमन, वास्को डी गामा का भारत में सेकंड अराइवल, वास्को डी गामा का भारत में द्वितीय आगमन, वास्को डी गामा का भारत में क्या है, सेकंड अराइवल, यानी कि वास्को डी गामा का भारत में क्या है, द्वितीय आगमन आप क्या है लेकर के चलेंगे। अब देखो 1500 ईस्वी में कौन आ चुके हैं, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आ चुके हैं। और 1502 ईस्वी में दोबारा कौन आ चुके हैं, वास्को डी गामा साहब आ चुके हैं। अब ये भारत में है, तो इन दोनों का जो कंबाइन इंपैक्ट है आप कहां लेके चलेंगे, 1503 और 1505 में क्या है आप लेकर के चलेंगे।
अब 1503 और 1505 में क्या है? तो 1503 और 1505 में क्या है? ये है व्यापारिक फैक्ट्रियों की स्थापना, व्यापारिक फैक्ट्रियों की स्थापना, व्यापारिक फैक्ट्रियों की स्थापना, व्यापारिक फैक्ट्रियों की स्थापना। और ये जो व्यापारिक फैक्ट्रियों की स्थापना किसकी ओर से है? स्पेशली ऑन द बिहाफ ऑफ पोर्तुगीज, यानी कि पुर्तगालियों की ओर से है। किसकी ओर से लेके चलेंगे? पुर्तगालियों की ओर से। पुर्तगालियों की ओर से क्या है? आप इसको लेकर के चलेंगे पुर्तगालियों की ओर से, ठीक है। तो 1503 में क्या मिलेगा? 1503 में आपको क्या मिलेगा? पहली व्यापारिक फैक्ट्री मिलेगी। 1503 में क्या मिलेगा आपको? पहली व्यापारिक फैक्ट्री आपको दिखाई पड़ेगी, पहली व्यापारिक फैक्ट्री आपको दिखाई पड़ेगी। और ये जो पहली व्यापारिक फैक्ट्री है, मेरे प्यारे साथी क्या कहेंगे? कहाँ स्थापित की गई? पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो रेस्पेक्टिव आंसर आपका क्या आएगा? कोचीन आ जाएगा। रेस्पेक्टिव आंसर क्या आ जाएगा आपका? कोचीन आ जाएगा। यानी कि पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई? कोचीन में। 1505 की लैंग्वेज आप लोग क्या बना के चलेंगे? तो 1505 की लैंग्वेज आपकी क्या बनेगी? दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री है। क्या है? दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री है। दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री आपको मिलेगी। और ये जो सेकंड ट्रेडिंग फैक्ट्री है किसकी? पुर्तगालियों की। ये कहां पर स्टैब्लिश की गई? तो ये भी केरल में ही है। कहां पर है? कुन्नूर में है। कहां पर है? कुन्नूर। कहां पर आपका? कुन्नूर में है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा टाइम ओरिएंटेड है, और टाइम ओरिएंटेड है इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन आप ये लेकर के चलेंगे। यानी कि 1500 एडी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को आपको लेकर के चलना है। ये दूसरे पुर्तगाली बने हैं जिनका भारत में आगमन हुआ है। और 1502 में आपको क्या दिखाना है? वास्को डी गामा से आपको दिखाना है। वास्को डी गामा का इंडिया में आप क्या लेके चलेंगे? सेकंड अराइवल लेके चलेंगे, यानी कि द्वितीय आगमन आप लेकर के चलेंगे। दोनों का भारत में रहते हुए कंबाइन इंपैक्ट आपको लेना है, यानी कि दोनों का भारत में रहते हुए सामूहिक प्रभाव आपको दिखाना है। तो सामूहिक प्रभाव जो आपके सामने आएगा वो 1503 और 1505 के रूप में आएगा। और यहां आप क्या लेके चलेंगे? व्यापारिक फैक्ट्रियों की स्थापना है। पुर्तगालियों की ओर से जो प्रारंभिक व्यापारिक फैक्ट्रियां हैं, तो प्रारंभिक व्यापारिक फैक्ट्रियों की स्थापना है। 1503 में पहली व्यापारिक फैक्ट्री आपको मिलेगी, कोचीन में आपको मिलेगी। और 1505 में कहां मिलेगी? ये कुन्नूर में आपको मिलेगी। और ये क्या मिलेगी आपकी? इसको आप क्या कहेंगे? दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री आप इसको क्या है कहेंगे। तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल हम उसी हिसाब से आपको लेकर के चल रहे हैं, ताकि सारी बातें वीडियो को ऑब्जर्व करते करते आपको याद हो जाएं। और एग्जामिनेशन से ठीक पहले जो भी अगर आपको कम समय में अपना रिवीजन करना होगा, तो कम समय में क्या है आप अपना रिवीजन करके चलेंगे। थोड़ा और आगे चर्चा को बढ़ा लेते हैं, हल्की सी समय की मांग को समझते हुए। आइए, अब एक करैक्टर आपको दिखाना पड़ेगा 1505 में। हालांकि मैं अब टाइम की कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं टाइम की हल्की सी कैलकुलेशन चलो यहां पे कर देता हूं, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको लेकर के चलूंगा। जो समय या डेट मुझे देनी है इंपॉर्टेंट, मैं अपने हिसाब से देता रहूंगा। पर कोई बात नहीं, यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं कि एक करैक्टर आपको मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि करैक्टर मिलेंगे आपको 1505 एडी से लेकर के, और ये कब तक मिलेंगे? रफली हम कह सकते हैं कि 1509 एडी तक का समय हम ले सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत वाली बात या कोई समस्या वाली बात नहीं है। और यहां मिलेंगे आपको जिनका नाम होगा फ्रांसिस्को। जिनका नाम क्या होगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब इनके बारे में क्या कहा जाता है? इनके बारे में कहा जाता है कि ये क्या है? ये हैं भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर। ये क्या? भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर। ये क्या जी? भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है, एक नई चीज आपको सिखाते हैं। कई बार, हालांकि देखिए हम किसी की आलोचना तो करते नहीं, लेकिन कई बार हम देखते रहते हैं कि कई बार ये कह दिया जाता है कि भारत में क्या है? पहले पुर्तगाली वायसराय हैं। देखिए, वायसराय शब्दावली आप नहीं जोड़ सकते।
अगर आप वायसराय जैसी शब्दावली यहाँ पर जोड़ने की बात करेंगे तो आप खुद ही अपना इंट्रोडक्शन इस रूप में दे रहे हैं कि आपको इतिहास की गहरी समझ है ही नहीं। यहाँ वायसराय जैसी शब्दावली को जुड़ाव नहीं होगा, बल्कि आप गवर्नर जैसी शब्दावली को ही लेकर के चलेंगे, गवर्नर जैसी शब्दावली को ही लेकर के चलेंगे। कारण क्या? कारण हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक मैंने एक चीज होल्ड पर रखी हुई थी। आप एक बात देखो कि अगर यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को आप भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में लेके चलोगे तो इनका जुड़ाव कैसे करना है? इनका जुड़ाव कैसे करना है? दो चीजें आपके सामने हम रखते हैं। या तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या कहेंगे? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसका एक नाम ये भी था, एस्तादो, एस्तादो द इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया कंपनी। ओके, अच्छा, जो आपका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, या इसको बदल के आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एस्तादो द इंडिया कंपनी, इसका जो फॉर्मेशन उस समय हुआ था, इसका जो फॉर्मेशन उस समय हुआ था, तो फॉर्मेशन तो बहुत पहले हो चुका है। इसका जो फॉर्मेटिव ईयर है, स्थापना वर्ष आप क्या लेके चलेंगे? 1498 एडी ही क्या है आप लेकर के चलेंगे, यानी कि 1498 ईस्वी आप लेकर के चलेंगे। अब अगर ये कहा जाता है कि भारत में जो आपके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को अगर भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कहा जाता है तो पता है इसका मतलब क्या होगा, है ना? पता है इसका मतलब क्या होगा? आप वायसराय को नहीं कहेंगे, पहले तो हम ये बताते हैं। वायसराय इस नाते नहीं कहेंगे क्योंकि ये पुर्तगालियों के लिए कोई भारत में ऐसा समय नहीं है कि भारत में पुर्तगाली शासक का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया हो। अभी तो पुर्तगाली शुरुआती दौर में है, अभी तो पुर्तगाली शुरुआती दौर में है। और अगर पुर्तगाली शुरुआती दौर में है तो अगर आप फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में पुर्तगाली वायसराय कहने की बात करेंगे तो आप इस बात को समझो, इसका मतलब तो यही हो गया कि आप ये समझाने का या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत पर पुर्तगाली शासक का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया है। आपको ऐसा नहीं कहना है, आपको गवर्नर कहना है। और जब आप गवर्नर कहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि मामला चाहे किसका हो, मामला चाहे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का हो या मामला चाहे किसका हो, एस्तादो द इंडिया कंपनी का हो। क्या कहा हमने? मामला चाहे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का हो या मामला चाहे किसका हो, एस्तादो द इंडिया कंपनी का हो। ठीक है, अगर ये अल्मेडा साहब क्या है, भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये क्या बने भारत में? कंपनी के शीर्ष, ये क्या बने भारत में? कंपनी के शीर्ष, कंपनी के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी। ये क्या बने भारत में? कंपनी के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी। ये भारत में क्या बने जी? कंपनी के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी। तो रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, आपको चीजों को समझना आना चाहिए। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो फिर समस्या संभवतः नहीं होगी। ठीक है, तो जो आपके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, इनका इंट्रोडक्शन हमने ले लिया है और इससे आगे की जो चर्चा होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी। यानी कि नेक्स्ट क्लास में जो पुर्तगालियों की कैलकुलेशन होगी, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो आपके पुर्तगाली गवर्नर हैं उनकी कैलकुलेशन सारी क्या हो जाए, एक ही कक्षा में थोड़ा वाइंड अप हो जाए। अभी हम लोग शुरुआती दौर में हैं, तो बड़े ही ठहराव के साथ, बड़े ही प्यार के साथ पुर्तगालियों का हमने भारत में क्या है इंट्रोडक्शन कराया है। उम्मीद करेंगे कि कक्षा आपको अच्छी लगेगी और सूर्यकिरण बैच के समान ही जो अभिजय बैच है वो भी आपको उतना ही लाभ देकर के चलेगा जितना लाभ सूर्यकिरण बैच लगातार आपको देने का कार्य कर रहा है। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।